नमस्कार दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की सीरीज़ में ये हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर्स में आपको मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका और साथ ही संरचनावाद के संबंध में कुछ बातें बताई गई हैं। तो आपसे निवेदन है कि आज का ये लेक्चर देखने से पहले या सुनने से पहले आप इससे पहले के दो लेक्चर्स देख लीजिए या सुन लीजिए, जिससे कि आपके मस्तिष्क में साइकोलॉजी के प्रति एक अवधारणा विकसित हो जाए, ताकि आपको आगे आने वाले जो लेक्चर्स हमारे वो आसानी से समझ में आ सके। देखिए, कल के टॉपिक में हमने स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में पढ़ा था। ये किसने दिया है, कौन सी लेबोरेटरी और कहाँ पर ये आपकी डेवलप हुई है, ठीक है। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, इसके अंदर जो ये कंपोनेंट्स होते हैं इनका अर्थ क्या है। तो ये सारी बातें हम कल कर चुके हैं। इनको जानने के लिए आप हमारा वीडियो देख लीजिएगा। आज का टॉपिक हमारा है फंक्शनलिज्म। देखिए, फंक्शनलिज्म क्या है, ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, आप जानती हैं। फंक्शंस मतलब कोई कार्य, जैसे हमारी बॉडी है। कल की चर्चा में आपको ये मैंने बताया था कि मानव शरीर या कोई भी निर्जीव वस्तु भी ले लेते हैं तो उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन होगा, चाहे हमारा शरीर है, चाहे टेबल है, चेयर है, या कोई भी वस्तु जिसको आप सोचें तो उसका अपना एक ना एक कोई स्ट्रक्चर होगा। कुछ में पार्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ में कम होते हैं। तो उनके उस स्ट्रक्चर को जानना ही संरचनावाद है। लेकिन जो पार्ट्स हैं, जो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है, जैसे मानव शरीर है तो मानव शरीर में हाथ हैं। हाथ शरीर का एक भाग है, लेकिन उस हाथ का कार्य क्या है। पैर मानव शरीर का एक भाग है, किंतु उस पैर का कार्य क्या है। हृदय, हार्ट मानव शरीर का एक अंग है या भाग है, लेकिन उसका कार्य क्या है। लंग्स मानव शरीर का एक अंग है, लेकिन उसका कार्य क्या है। तो फंक्शनलिज्म में, प्रकारवाद में, हम शारीरिक संरचना या फिर मनोविज्ञान के संबंध में बात करें तो मनोवैज्ञानिक संरचना के अतिरिक्त हम उन तत्वों का या उन घटकों का कार्य क्या है, वो कैसे वर्क करते हैं और क्यों वर्क करते हैं, ये जानना हमारा प्रमुख उद्देश्य रहता है। कल मोबाइल फ़ोन का मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि आपके मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उनसे मिल करके एक आपके पास होल मोबाइल फ़ोन मिलता है, लेकिन आपका जो कार्य है वो मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना है। अब मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर बैटरी है तो बैटरी का क्या वर्क है, चिप का क्या वर्क है, स्क्रीन का क्या वर्क है, ये सब जानना, ये कैसे कार्य करते हैं और क्या कार्य करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब फंक्शनलिज्म का क्षेत्र है। तो आइए जानते हैं फंक्शनलिज्म के संबंध में हम। इट इज़ गिवन बाय या परफॉर्मेड बाय विलियम जेम्स। विलियम जेम्स का नाम आप याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कि विलियम जेम्स अमेरिका के अंतर्गत फादर ऑफ साइकोलॉजी कहे जाते हैं। ठीक है, क्यों कहे जाते हैं, इसका कारण ये है कि देखिए, आदिकाल में या बहुत समय पहले यूरोप और अमेरिका दोनों ही डेवलप्ड एरियाज़ थे और दोनों डिफरेंट कॉन्टिनेंट थे, और दोनों में ही इंटेलेक्चुअल वॉर बहुत ज़्यादा चला करता था। अर्थात कोई भी अगर ज्ञान सर्जित हुआ है किसी एक कॉन्टिनेंट में, अमेरिका में हुआ है, तो फिर उस पर शोध करेगा यूरोप का कोई भी देश। और अगर यूरोप में अगर सर्जित हुआ है, कोई भी अवधारणा विकसित हुई है, तो उस पर शोध करेगा अमेरिका। तो इस तरह की बातें चला करती थी, जिसके आधार पर जब विलियम वुंट ने सर्वप्रथम साइकोलॉजी की लैब डेवलप की और साइकोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मतलब क्रांतिकारी सुधार लाए, तो विलियम जेम्स ने फिर उस पर शोध किया, पढ़ा, और फिर कहीं ना कहीं वो डिसएग्री हुए स्ट्रक्चरलिज्म से, संरचनावाद से। जब ये संरचनावाद से डिसएग्री हुए, तब कहीं जा कर के इन्होंने अपना एक अवधारणा दी, जिसको इन्होंने बोला फंक्शन। इनका ये मानना था कि अगर चेतना है और चेतना के घटक हैं, तो हमको चेतना को घटकों में विभाजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको आवश्यकता है तो ये आवश्यकता है कि वो जो चेतना है वो कैसे कार्य करती है और क्यों कार्य करती है। ये सब कुछ जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इनका जो फोकस था, फोकस शुड बी ऑन हाउ एंड वाई एन ऑर्गेनिज्म डज समथिंग। कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव, कोई भी अगर कार्य करता है तो वो कैसे करता है और क्यों करता है। आप पढ़ रहे हैं तो आप कैसे पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आप विद्यालय जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं वो कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। कैसे मतलब कि फंक्शन क्या हो रहा है, और क्यों मतलब कि पर्पस क्या है उसका। तो दैट इज़ द फंक्शन और पर्पस ऑफ द ब्रेन, कि मस्तिष्क का किसी भी कार्य को करवाने के लिए क्या
कारण है और क्या उसका उद्देश्य, ये जानना ही फंक्शनलिज्म का एकमात्र उद्देश्य रहा है। और यही अवधारणा विकसित की है विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स के बहुत सारे विद्वान शिष्य हुए हैं जो इनके स्कॉलर रहे हैं, जिनमें दो नाम मैं आपके सामने रखूंगा क्योंकि इन दो नामों से आप परिचित हैं। अन्य नाम भी मैं रख सकता था किंतु उनका हमारे सिलेबस में कोई ज़्यादा बहुत यूज़ नहीं है। तो जॉन डीवी का नाम आपने सुना होता है। इन्होंने प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोजनवाद की अवधारणा दी है फिलॉसफी में। और वो जो प्रैग्मेटिज्म है, जो प्रयोजनवाद है, वो वास्तव में विलियम जेम्स द्वारा दार्शनिक विचारधारा जो दी गई है, जिसको हम प्रयोगवाद कहते हैं, एक्सपेरिमेंटलिज्म कहते हैं, उससे ही निकल करके आई है, कुछ नया नहीं है। देखा जाए अगर आप एक्सपेरिमेंटलिज्म पढ़ते हैं विलियम जेम्स का, तो वो पूरी अवधारणाएं जॉन डीवी ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त की और इसीलिए हम जॉन डीवी का नाम बहुत आदर से लेते हैं और दर्शन शास्त्र में एक प्रमुख फिलोसोफर के रूप में इनको हम जानते हैं। वहीं अगर हम बात करें मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान की जब बात आती है तो E.L. थॉर्नडाइक को कई विद्वानों ने शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा है। फादर ऑफ थ्योरीज ऑफ लर्निंग या फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कहा जाता है E.L. थॉर्नडाइक को, लेकिन ये एक सार्वभौमिक तथ्य नहीं है, बहुत सारे विद्वानों ने ऐसा माना है। और E.L. थॉर्नडाइक सर्वप्रथम इन्होंने लॉ ऑफ लर्निंग दिए, लॉ ऑफ इफेक्ट दिया, ठीक है, जिसके आधार पर फिर स्किनर ने अपनी थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। उसी के आधार पर फिर आगे जाकर के हल ने अपना सिद्धांत दिया। तो बहुत सारे फेमस सिद्धांत जो हैं वो थॉर्नडाइक के विचारों से ही निकल करके आए हैं। और साथ ही साथ E.L. थॉर्नडाइक ने मनोविज्ञान या ये कहें कि शिक्षा मनोविज्ञान के हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, चाहे वो बुद्धि का मल्टीफैक्टर थ्योरी हो, ठीक है, बहुकारक सिद्धांत दिया है इन्होंने, बहुत अच्छा परमाणुवाद सिद्धांत जिसे बोलते हैं हम। तो इस तरह से आप खुद ही परिचित हैं, आपने पढ़ा है बीएड के सिलेबस में कि जॉन डीवी और E.L. थॉर्नडाइक का क्या स्थान है शिक्षा के क्षेत्र में, और दोनों के दोनों जो हैं वो समर्थक है फंक्शनलिज्म के। तो आप खुद जानिए कि ये जो फंक्शनलिज्म है, प्रकार्यवाद है, ये कितना उपयोगी हो सकता है। किंतु हमारे सिलेबस में ये नहीं है। हमारा सिलेबस कहने का अर्थ है कि बीएड में ये नहीं है, सीटेट में नहीं है, यूटेट में नहीं है, लेकिन जो भी अभ्यर्थी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं अथवा एमएड कर रहे हैं, तो उनके सिलेबस में कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ भाग रहेगा। तो इसलिए ये हमारे लिए आवश्यक भी है। इसी अवधारणा के अंतर्गत हैबिट्स क्या होती हैं, आदतें क्या होती हैं, इसके संबंध में विचार दिए गए, जिसमें कहा गया कि हैबिट्स आर नथिंग बट फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, उसके प्रकार को ही, उसके कार्य को ही हम हैबिट कह देते हैं। अर्थात जब भी आप किसी कार्य को या किसी एक कार्य विशेष को निरंतर रूप से करते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और आप सबकॉन्शियसली उस काम को आसानी से करते हुए चलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी की आप में से हैबिट होगी सुबह 4 या 5 बजे उठने की, तो आप चाहे अलार्म लगाएं या ना लगाएं, आपकी खुद ब खुद नींद जो है वो जल्दी उठ जाए। ऐसी आपकी हैबिट अगर जल्दी सोने की, तो आप कितना ही प्रयास कर लीजिए, आपको नींद समय से आ जाएगी, ठीक है। आपकी हैबिट है, कोई भी कार्य आप करते हैं तो उस कार्य को करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और आपकी वो डेली रूटीन में आ जाता है, ठीक है। डेली रूटीन वर्क हमारे बहुत सारे होते हैं, आप सभी जानते हैं। विद्यालय आप जाते हैं, 9 बजे जाते हैं, तो शुरुआत में 10-12 दिन आपको दिक्कत होती है, आपकी फर्स्ट टाइम जब हैबिट नहीं बनी होती है, लेकिन 10-12 दिन बाद वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है कि 8 बज गया, 9 बज गया, हमको विद्यालय जाना है, ठीक है। तो ये सब बातें आप समझ सकते हैं। इस पर चर्चा हम फिलहाल बिहेवियरलिज्म के अंदर भी करेंगे। जो फंक्शनलिज्म है वो मुख्यतः बायोलॉजिकल अप्रोच कही जाती है। विलियम जेम्स डार्विन के जो सिद्धांत है उससे बहुत प्रभावित थे, उसी के आधार पर इन्होंने अपना ये जो सिद्धांत ये दिया हुआ है, देयर इज़ नो वे टू सेपरेट आइडियाज़, थॉट्स एंड सेंसेशन। और विलियम जेम्स का ये मानना था कि किसी भी तरह से हम आइडियाज़, थॉट और सेंसेशन को अलग नहीं कर सकते हैं, जो कि इससे पहले के सिद्धांत में स्ट्रक्चरलिज्म के अंतर्गत ट्रिचनर और विलियम वुड ने किया था। तब मैंने आपको बताया था कि 3 कॉम्पोनेंट उन्होंने बताए हैं, सेंसेशन, देन फीलिंग एंड देन इमेजेस। तो फंक्शनलिज्म के अंतर्गत विलियम जेम्स ने इस बात को या इस अवधारणा को पूरी तरह से नकारा है और ये कहा है हम किसी भी आधार पर आइडियाज़ को, थॉट्स को और सेंसेशन को अलग नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये हमारा आज का टॉपिक हो गया है, फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवाद किस प्रकार से ये उपयोगी है, ये सारी मैं चर्चा आपसे कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बिहेवियरलिज्म पढ़ेंगे और बिहेवियरलिज्म से हमारा जो सीटेट, यूटेट या कोई भी बीएड का सिलेबस है वो स्टार्ट हो जाता है। थैंक यू।